हेलो एंड वेलकम। आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ मैं मेरे इस चैनल कोर्ट से में। तो जैसे कि मैंने आप सभी से ये कहा था कि मैं कुछ दिनों तक फार्मा लॉ के ऊपर मैं बात करूँगा, उससे जुड़े जजमेंट के बारे में बात करूँगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज जिस जजमेंट के बारे में बात करूँगा वो दिल्ली हाई कोर्ट से है। कोई भी जो कोर्सेस होते हैं जो जिसे हम स्पेशलाइज कोर्स कह सकते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गई, तो वो आपका एक बॉडी होती है जो है उसको गवर्न करती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम से लेके उनके इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल तक, कोर्स के अप्रूवल तक की वो बॉडी गवर्न करती है। कंपनी सेक्रेटरी का भी वही हाल है कि उनकी एक इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस बॉडी, वो गवर्न करती है। इसी तरह से एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि करिकुलम से लेके एकेडमिक जो एकेडमिक कोर्सेज जो है वो इंस्टीट्यूशन इनके सारे चीज़ों को वो रेगुलेट करती है, गवर्न करती है। वही अप्रूवल देती है कि कौन सा लॉ कॉलेज जो जिसको मान्यता दी जाए या ना दी जाए। उसी तरह से मेडिकल काउंसिल है, जो मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्रूवल देती है, लाइसेंस वगैरह देती है। वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है हर एक प्रोफेशनल कोर्सेज का। उसी तरह से फार्मेसी के लिए है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम पीसीआई कहते हैं। अब ये जो पीसीआई है, जो भी आप बी फार्म, एम फार्म वगैरह जो कोर्सेज सुनते हो, वो उसके लिए बाकायदा अप्रूवल लेनी पड़ती है। जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन इस तरह का कोर्स रन करना चाहते हैं, उनको बाकायदा एक अप्रूवल लेनी पड़ती है, जो कि सेक्शन 12(1) ऑफ द ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, उसके तहत वो आपको वो अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब जो ये अप्रूवल है वो पूरे कोर्स के लिए होता है, एंटायर कोर्स के लिए होता है, कोई पीरियड स्पेसिफिक नहीं होता, वो कोर्स स्पेसिफिक होता है। उदाहरण के तौर पे बता दूं, बीफॉर्म कोर्सेस जो होते हैं नॉर्मली, जो मेरी समझ है, वो 3-4 साल के होते हैं। तो वो जो कोर्स है, अगर अप्रूवल है तो वो पूरे जो है अप्रूवल है वो पूरे ड्यूरेशन के लिए रहेगा। यानी अगर बीफॉर्म का कोर्स अगर 4 साल का है, तो वो अप्रूवल भी जो जिस भी किसी इंस्टीट्यूशन को मिला है, वो पूरे 4 साल तक की उसकी मान्यता रहेगी। वो साल दर साल उसको जो है अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, या उसके रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं है। तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन है, एक्ट है, नियम है, उसके अंदर ये बाकायदा प्रावधान है। अब होता क्या है कि 14 दिसंबर 2023 को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक कम्युनिकेशन जो है एक्सचेंज करती है जितने भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बी फार्म एम फार्म का कोर्स कर रहे हैं, और उसके साथ में वो एक अप्रूवल हैंडबुक 2023 और 24 का सर्कुलेट करती है, जिसे कहा जाता है फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेटरी चार्जेस। वो इसके तहत जो है, इस कम्युनिकेशन के तहत वो सारे फार्मेसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर वो लेवी करती है, यानी कि चार्ज करती है, और कहती है कि आप सभी को ये जो बी फार्म एम फार्म का कोर्स चला रहे हो, वो आपको हर साल उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और अगर अप्रूवल है तो आपको हर साल रिन्यू करनी पड़ेगी, और उसके साथ में आपको फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेटरी चार्जेस PERC हर साल देना पड़ेगा। तो ये मुद्दा जो था, ये बोन ऑफ कंटेंशन हो गया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो फार्मेसी एजुकेशन से लेके फार्मा इंडस्ट्री को गवर्न करती है, ये मसला जो है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में इसे चैलेंज किया जाता है, इस कम्युनिकेशन को 14 दिसंबर 2023, जिसके तहत ये मैंडेट दिया गया था कि एनुअल अप्रूवल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट दिस कोर्सेज, मतलब कि बी फार्म और एम फार्म, अलॉन्ग विद द प्रोविजन दैट अफेक्ट कंटेन इन द अप्रूवल हैंडबुक फॉर 2023 एंड 24। यानी कि जो अप्रूवल हैंडबुक है, उसके अंदर का जो एनुअल फीस
PERC फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेटरी चार्जेस का जो एनुअल फीस है और एनुअल अप्रूवल, ये दोनों जो प्रोविजंस है जो इस कम्युनिकेशन के तहत इशू किया गया था उसको चैलेंज किया गया। तो कोर्ट का कहना था कि आप जो है ना इस तरह से हर साल PERC चार्ज नहीं कर सकते, और अप्रूवल जो है वो सेक्शन 12(1) के अंदर जो है वो पूरे कोर्स के लिए होता है। तो वो कोर्स स्पेसिफिक होता है, ना कि एकेडमिक ईयर स्पेसिफिक होता है, यानी ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं होता है, वो कोर्स स्पेसिफिक होता है। अगर 4 साल का कोर्स है कोई पर्टिकुलर फार्मा रिलेटेड कोर्स, या 5 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, तो जो अप्रूवल सेक्शन 12(1) के अंदर जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कानून है उसके तहत अगर आपने अप्रूवल दिया है और उस इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल मिला है तो वो कोर्स के लिए, पूरे एंटायर कोर्स के लिए रहेगा। वो साल दर साल हर साल आप उसके रिन्यूअल के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, और उसके तहत आप जो है रिन्यूअल फीस जो है प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेटरी एजुकेशन चार्जेस, एजुकेशनल फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेटरी चार्जेस PERC आप नहीं ले सकते। ये बड़ा क्लियर मैंडेट था। सिर्फ एक्सेप्शन ये था कि M.Pharm कोर्स फॉर विच द अप्रूवल वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर 5 years एज रिक्वायर्ड बाय द M.Pharm रेगुलेशन। An amount deposited by the petitioner institution with the PCI as per the order passed by the court, subject to the outcome of the writ petition, shall be returned to the PCI by the PCI to the institution within 4 weeks। तो ये सिर्फ जो B.Pharm वगैरह कोर्स का जो था उस पर कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो है वो M.Pharm कोर्स के लिए एक्सेप्शन दिया गया, फॉर विच द अप्रूवल वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर 5 years। तो आप जो कम्युनिकेशन था जिसके तहत जो भी चार्जेस वगैरह मांगे गए थे, जो चार्जेस मांगे गए थे वो रिफंड करने का बाकायदा ऑर्डर दिया। ये तब पॉसिबल हुआ जबकि 60 इंस्टीट्यूशन ने, मतलब ये लगभग कई 100 पन्ने का जजमेंट है ये, और ये तब हुआ जबकि 60 फार्मा रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन थे जो कि B.Pharm D.Pharm का कोर्स प्रोवाइड करते थे, उन्होंने इस कम्युनिकेशन को चैलेंज किया, जिसके तहत ये कहा गया था कि B.Pharm D.Pharm कोर्स करने के लिए ईयरली बेसिस पे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये जो पिटिशन जो है, मतलब अगर कायदे से देखा जाए 60 इंस्टीट्यूशन जो फोरफ्रंट पे आके लड़े, उन सारे इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे भी, मतलब ये ऑर्डर उनको तो अप्लीकेबल होगा ही, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन जो है और भी है इनके अलावा, उन सबको ये जो ऑर्डर है वो बाध्य रहेगा, जिसके तहत जो मिला है ऑर्डर, और वो क्लियरली हेल्ड करता है कि ये जो परमिशंस या अप्रूवल है वो कोर्स स्पेसिफिक होगा, आप एकेडमिक ईयर स्पेसिफिक नहीं रख सकते, इसलिए हर साल आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में वायलेटिव है। संजय शेरावत जो है काउंसिल जो है वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से अप्रूव हुए, उनका अपीयर हुए, सॉरी, उनका कहना था कि वंस अप्रूवल इज ग्रांटेड टू अ कोर्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट, it continues so long as the institution provides the course and can be withdrawn only in the circumstances emphasized under section 13। सेक्शन 13 ये कहता है कि किस सर्कमस्टेंसेस में ये जो परमिशंस है ये विड्रॉ की जा सकती है, लेकिन एक बार परमिशन अगर सेक्शन 12 के अंदर दी है तो वो कोर्स स्पेसिफिक रहेगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, द PCI communication जो उनका फर्दर आर्गुमेंट था, the PCI communication insofar as it requires existing institution to obtain continuation of the approval already granted to them in order for them to be regarded as an approved institution for the future is therefore violative of the act itself। यानी कि ये प्रोविजन के खिलाफ है, इसके लिए वायलेटिव है। फर्दर उनका आर्गुमेंट ये था कि अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक रिलीज बाय द PCI फॉर 2024-25 also reiterated the illegal requirement of existing institution obtaining continuation of the approval and requires institution to do so। यानी कि जो हैंडबुक था वो भी इस प्रावधान को
इलीगली से इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। ये उनका सबमिशन था। और इसी तरह से उन्होंने एड ऑन सबमिशन किया कि जो भी ये जो चार्जेस लेवी कर रहे हैं, इफ़ द PERC वेयर टू बी चार्ज एनुअली इट वुड बिकम फाइनेंशियली unviable for the institution, as PERC for 2 course for 1 year was ₹6 lakhs apart from the GST। और भी जो आर्गुमेंट लिए थे, जो विनय गर्ग करके और एक सीनियर काउंसिल अपीयर हुए थे, जो PCI की तरफ से अपीयर हुए, उनका ऑब्जेक्शन था ऑन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। He argued that the jurisdiction and authority of the PCI extends not only to the grant of approval to start the course but also to continued approval during the conducting of the course, which would include the power to grant yearly approval। ये अपने आप में इलॉजिकल आर्गूमेंट था मेरे हिसाब से, जो सीनियर काउंसिल जो अपीयर हुए PCI की तरफ से। हालांकि वो ऑन इंस्ट्रक्शंस जो भी उन्हें बोला गया होगा वही आर्ग्यू किया होगा। उनका ये कहना था कि ये जो एक तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, और उन्होंने कहा कि ये PCI का अपना एक अथॉरिटी है और जुरिसडिक्शन है कि जब वो एक बार अप्रूवल देते हैं तो उसके कंटिन्यूशन के लिए भी आपने उनसे अप्रूवल लेनी चाहिए। ये अपने आप में कोई मतलब तर्क विहीन बात लग रही है मुझे, तो जो कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो इस तरह से ये जो पूरा मसला था, ये दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जब संज्ञान में लाया गया, तो उसके तहत ये इस पूरे कम्युनिकेशन को इलीगल और वायलेटिव ऑफ द एक्ट ये डिक्लेयर किया गया और स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और भी फर्दर सबमिशंस जो था कि जो मतलब PCI की तरफ से था कि द कोर्ट ने जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन ये था कि PCI cannot by an executive decision discontinue the approval of the B.Pharm or the D.Pharm courses conducted by the petitioner on the ground that petitioner had not applied for continuation of the approval at the end of 1 year, or for that matter at the end of any year. It is well settled principle that if applicable statutory provisions are silent on any particular point, the gap may be filled in by an executive instruction. The executive instruction may therefore supplement to the statutory provisions. They cannot, however, supplant them. Where the statutory provisions direct one way, executive institution cannot direct otherwise। ये कोर्ट का अपना फाइंडिंग ओपिनियन था। और इस लिहाज से ये पूरा जो कम्युनिकेशन है जिसके तहत ये बाध्य किया गया था कि जो भी ये इंस्टीट्यूशन जो है, जो B.Pharm और D.Pharm का कोर्सेज चला रही हैं, इनको साल दर साल इसके बावजूद कि उनके पास अप्रूवल है, इसके बावजूद कि उनके पास अप्रूवल है, उन्हें वापस से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये था जजमेंट जो फार्मा कोर्स से जुड़ा हुआ था, फार्मेसी लॉ से जुड़ा है। तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। ये जजमेंट आके 2-3 दिन हो गए। हालांकि इसके ऊपर मैं पहला वीडियो बनाने वाला था, लेकिन क्योंकि अगर फार्मा लॉ की बात करते हैं तो दिव्य शक्ति का अपना जो है वो अपने आप में एक प्रेसिडेंट है और एक सेलिब्रेटेड जजमेंट था, इसलिए मैंने शुरुआत उससे की और फिर आज मैंने इस जजमेंट के ऊपर बात की। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। कल मिलूंगा किसी और जजमेंट के बारे में बात करते हुए। मैं वीडियो बनाऊंगा जो एक फार्मा या फार्माको लीगल जूरिस्प्रूडेंस से जुड़ा हुआ होगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझसे जुड़े रहेंगे इसी आशा के साथ मैं आज साइन ऑफ कर रहा हूँ। फिर कल मिलूंगा, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।